नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर अनुच्छेद के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो सारे अनुच्छेद या गद्यांश थे उसे कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर अनुच्छेद करेंगे, यानी कि जो पिछले साल यानी कि जो पहले कुछ साल से अनुच्छेद आए हैं उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे अनुच्छेद नंबर 1 दिख रहा होगा। पहले हम लोग इसे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके दिए गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो एक बार पहले आप लोग शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों तक, और जो भी साथी जुड़ चुका है वो कमेंट करके बता देगा क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। सभी को गुड इवनिंग। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। एक बार आप सभी कमेंट करके बता देंगे क्या मेरी आवाज़ क्लियर है। अगर आवाज़ क्लियर है तो आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ सकें। तो दोस्तों, ये था आपकी स्क्रीन पे। भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों में लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो दोस्तों, जो भारत की सभ्यता है वो संसार की प्राचीनतम, संसार में पूरा विश्व में प्राचीनतम सभ्यता है। विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों में से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। भारतीय वस्तु विश्व भर में प्रसिद्ध थी। पूर्व तथा पश्चिम में व्यापारी स्थल मार्ग तथा समुद्र मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। भारत अब फिर वाणिज्य और उद्योग का केंद्र बन रहा है। अनेक देशों को भारतीय वस्तु भेजी जाती है। भारतीय तकनीशियन एवं वैज्ञानिक भारत से बाहर अनेक देशों में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ भारत की सभ्यता के बारे में दिया गया है कि भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। भारतीय वस्तु विश्व भर में प्रसिद्ध थी। पूर्व एवं पश्चिम से व्यापारी स्थल मार्ग तक समुद्री मार्ग से, किस मार्ग से? समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। भारत अब फिर से वाणिज्य और उद्योग का केंद्र बन रहा है। अनेक देशों को भारतीय वस्तु भेजी जाती हैं। भारतीय तकनीशियन एवं वैज्ञानिक भारत से बाहर अनेक देशों में काम कर रहे हैं। तो ये था आपका अनुच्छेद। अब अनुच्छेद के प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। ये अनुच्छेद का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। लोग भारत आया करते थे माल बेचने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आनंद के लिए, शिक्षा देने के लिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी लोग भारत क्यों आया करते थे? जो बाहर के लोग हैं वो भारत क्यों आते थे? जल्दी से आप कमेंट करेंगे लोग भारत आया क्यों करते थे। तो दोस्तों, आप लोग केवल पढ़ने पे फोकस करिए, कमेंट पर मत फोकस करिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा। इस वजह से हम आपका नाम नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे अवस्था में हम सोच रहे हैं कि जल्दी से ज़्यादा यानी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं आप तक पहुंच सके। इस वजह से नाम लेना मुश्किल है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप इस पे फोकस करेंगे कि लोग भारत क्यों आया करते थे। तो लोग भारत शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। 76 का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न है। भारत विद्या का केंद्र था क्योंकि इसकी सभ्यता प्राचीन थी, यहाँ एक केंद्रीय स्थान था, यहाँ अत्यंत कुशल कारीगर थे, यहाँ महान गुरु थे। तो भारत विद्या का केंद्र किस लिए था? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि भारत विद्या का केंद्र किस लिए था। क्योंकि इसकी सभ्यता प्राचीन थी, यहाँ एक केंद्रीय स्थान था, यहाँ अत्यंत कुशल कारीगर थे, यहाँ महान गुरु थे।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा, यानी यहाँ महान गुरु थे। इस वजह से बाहर के लोग यहाँ शिक्षा प्रदान करने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे, प्रदान नहीं ग्रहण करने आते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। भारत इनका भी केंद्र था, भारत इनका भी केंद्र था। संगीत एवं नृत्य का, व्यापार एवं वाणिज्य का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, कला एवं संस्कृति का। तो भारत किसका केंद्र था, भारत और किसका केंद्र था? शिक्षा के साथ साथ तो भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था, यानी 78 का जो सही उत्तर होगा वो भारत व्यापार एवं वाणिज्य का केंद्र था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 79, व्यापारी भारतीय वस्तु खरीदने आते थे क्योंकि वे वस्तुएं सस्ती थी, प्रसिद्ध थी, महंगी थी, उपयोगी थी। यानी व्यापारी जो आते थे बाहर से वो भारतीय वस्तु क्यों खरीदते थे? क्योंकि वो सस्ती थी, प्रसिद्ध थी, महंगी थी या उपयोगी थी। तो देखते हैं दोस्तों, एक बार आपको अनुच्छेद को दिखा देते हैं। भारत यानी कि व्यापारी भारतीय वस्तु क्यों खरीदना चाहते, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो भारतीय वस्तु विश्व भर में प्रसिद्ध थी, तो इस वजह से वो क्या करते थे, आया करते थे भारत। यानी भारत में व्यापारी जो थे भारत की वस्तु खरीदते थे। क्यों खरीदते थे? क्योंकि वो क्या थी, प्रसिद्ध थी। अभी हमने अनुच्छेद में दिखाया, क्योंकि वो क्या थी, प्रसिद्ध थी। यानी 79 का जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा। व्यापारी भारतीय वस्तु खरीदने आते थे क्योंकि वे वस्तु प्रसिद्ध थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त है? इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सबसे अधिक उपयुक्त है? विद्या का केंद्र, भारत जो महान था, भारत में आने वाले विदेशी यात्री, भारत में व्यापार और वाणिज्य। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, यानी कि विद्या का केंद्र था, भारत विद्या का केंद्र था। तो ये था आपका अनुच्छेद पहला। अब आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 2 की ओर, और इस अनुच्छेद को भी हम लोग पहले पढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अनुच्छेद नंबर 2। तो अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है, आधा घंटे बाद स्वामी अपने पिता के कमरे में हाथ में स्लेट और पेंसिल के साथ तैयार होकर बैठ गया। यानी ये कहानी दी गई है किसी बच्चे की। आधे घंटे बाद स्वामी अपने पिता के कमरे में हाथ में स्लेट और पेंसिल के साथ तैयार होकर बैठ गया। पिता ने गणित की पुस्तक खोली और लिखवाना शुरू किया। राम के पास 10 आम थे जिनसे वह 15 रुपये कमाना चाहता था। कृष्ण को केवल 4 आम चाहिए थे। कृष्ण को कितने रुपए देने होंगे? स्वामी सवाल की ओर बार बार टकटकी लगाकर देखता। वह उसे जितनी बार पढ़ता उसे उनमें एक नया अर्थ प्रतीत होता। आमों को सोचकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि राम को 10 आम के लिए 15 रुपये क्यों चाहिए था। राम कैसा आदमी हो सकता है, वह शंकर की तरह निर्दय हो। यदि उसे 15 रुपया चाहिए थे तो वह अवश्य ऐसा ही होगा। ये राम के बारे में कुछ कहानी दी गई है, एक बार फिर से हम सही से पढ़ लेते हैं। यानी
आधा घंटा बाद स्वामी अपने पिता के कमरे में हाथ में स्लेट और पेंसिल के साथ तैयार होकर बैठ गया। पिता ने गणित की पुस्तक खोली और लिखवाना शुरू किया। राम के पास 10 आम थे, जिनमें वह 15 रुपये कमाना चाहता था। कृष्ण को केवल 4 आम चाहिए थे। कृष्ण को कितने रुपए देने होंगे? स्वामी सवाल की ओर बार बार टकटकी लगाकर देखता है। वह उसे जितनी बार पढ़ता उसे उसमें एक नया अर्थ प्रतीत होता है। आमों को सोचकर उसके मुंह में पानी आने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि राम को 10 आमों के लिए 15 रुपये क्यों चाहिए थे। राम कैसा आदमी था? हो सकता है वो शंकर की तरह निर्दय हो। यदि उसे 15 रुपये चाहिए थे तो वह अवश्य ऐसा ही होगा। तो ये था कुछ, यानी पिता ने समाचार पत्र से निगाह उठाते हुए पूछा, क्या तुमने सवाल कर लिया? पिताजी, क्या आम पके हुए थे? पिता ने थोड़ी देर के लिए उसकी ओर देखा और फिर मुस्कुराकर बोले, पहले सवाल निकालो, फल पके हुए थे या नहीं, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। यानी ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है? इस अवतरण में हमें यह अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी की गणित में रुचि नहीं थी। स्वामी गणित में अच्छा था। स्वामी को गणित से अधिक और विषय पसंद थे। स्वामी अपने पिता के पास सवाल निकाला करता था। यानी इस अवतरण से हमें क्या पता चलता है? स्वामी को गणित में रुचि नहीं थी, या स्वामी गणित में अच्छा था। स्वामी को गणित से अधिक और विषय पसंद थे। स्वामी अपने पिता के पास सवाल निकाला करता था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी कि स्वामी अपने पिता के पास सवाल निकाला करता था। वो डेली उसी तरह से बैठ के पिता के साथ सवाल लगाया करता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। हर बार पढ़ने पर उसे एक नया अर्थ मिलता था। इसका अर्थ है सवाल गलत लिखा गया था। सवाल बहुत कठिन था। स्वामी अन्य वस्तु के बारे में सोच रहा था। स्वामी को सवाल याद करना नहीं आता था। हर बार पढ़ने पर सवाल में उसे एक नया अर्थ मिलता था। सवाल गलत लिखा गया था। सवाल बहुत कठिन था। स्वामी अन्य वस्तुओं के बारे में सोच रहा था। स्वामी को सवाल याद करने नहीं आते थे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यानी स्वामी अन्य वस्तुओं के बारे में सोच रहा था। स्वामी तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83। सवाल निकालने का प्रयत्न करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विचार स्वामी को नहीं सूझा? क्या आम पके हुए थे? क्या राम शंकर की तरह निर्दय था? राम किस प्रकार का आदमी था? कृष्ण को केवल 4 आम क्यों चाहिए थे? तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है? नहीं सूझा था। इसमें से हमें नहीं, जो नहीं उनके उस राम यानी कि क्या नाम है, सवाल निकालने पर प्रयत्न करते समय निम्नलिखित कौन सा स्वामी यानी कि स्वामी के दिमाग में कौन सी बात नहीं आई थी वो बतानी है। क्या आम पके हुए थे, ये बात आई थी? क्या राम शंकर की तरह निर्दय है, ये भी आया था? क्या राम किस प्रकार का आदमी है, ये भी आया था? तो इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है
जो उसके दिमाग में सवाल सॉल्व करते समय नहीं आया था, वो बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो आपके पास डी वाला हो जाएगा, यानी कि कृष्ण को केवल 4 आम क्यों चाहिए था, ये उसके दिमाग में ये बात नहीं आई थी। तो वही बताना है कि कौन सी बात उसके दिमाग में नहीं सूझी थी। तो ये कृष्ण को केवल 4 आम क्यों चाहिए था, ये बात नहीं सूझी थी। तो इस 83 का जो सही उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 84 की ओर। यदि उसे 15 रुपये चाहिए तो वह अवश्य ऐसा ही होगा। यहाँ वह से तात्पर्य है राम, शंकर, स्वामी, कृष्ण। यदि उसे 15 रुपये चाहिए तो वह अवश्य ऐसा ही होगा। यहाँ वह से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों यहाँ वह से तात्पर्य हो जाएगा राम, यानी यहाँ वह से तात्पर्य किसके बारे में, वह इंडिकेट किया गया है राम के बारे में। तो 84 का जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस गद्यांश का लास्ट प्रश्न। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। स्वामी का पिता कहता है कि वो उसे बताएगा। उसके लिए पुस्तक पढ़ लेने के बाद, सवाल लिख लेने के बाद, आम खा लेने के बाद, सवाल कर होने के बाद, तो क्या उनके पिताजी ने, स्वामी के पिताजी ने क्या कहा, यानी कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। स्वामी का पिता कहता है कि वो उसे बताएगा। उसके बाद, किसके बाद? पुस्तक पढ़ लेने के बाद, सवाल लिख लेने के बाद, या आम खा लेने के बाद, या सवाल लेने के बाद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आप पता ही होगा, सवाल होने के बाद। यानी कि स्वामी के पिता ने कहा था कि सवाल जब हो जाएगा तब हम बताएंगे कि आम पका था कि नहीं। आगे बढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 3 की ओर। ये आपके स्क्रीन पे अनुच्छेद नंबर 3 लग चुका है। एक बार इसे अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद इसके दिए गए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। श्रीलंका संसार के सबसे अधिक सुंदर देशों में से एक देश माना जाता है। इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है। यह भारत के दक्षिण पूर्व तट यानी श्रीलंका संसार के सबसे अधिक सुंदर देशों में से एक देश है। इसका क्षेत्रफल बहुत छोटा है। ये जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है वो बहुत कम है। ये भारत के दक्षिण पूर्वी तट के समीप स्थित है। ये दक्षिण पूर्वी तट के समीप स्थित है तथा पाक डल डमरू मध्य इसे भारत से अलग करता है। यहाँ के निवासी इसे कभी कभी इसके पुराने नाम से बुलाते हैं, जिसका अर्थ है स्वर्ण द्वीप। सिंदबाद नाविक की कहानी में कहा गया है कि सिंदबाद यहाँ आया था और उसने इस सिरिनद्वीप का नाम दिया था, जिसका अर्थ है सौभाग्यशाली प्राप्ति। सौभाग्यशाली प्राप्ति। विषुवत रेखा से बहुत दूर ना होने के कारण श्रीलंका की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यह पूरे वर्ष गर्म रहता है और ग्रीष्म तथा शीत व ऋतुओं में बहुत ही थोड़ा अंतर होता है। मानसून के दिनों में भारी वर्षा होती है, इसलिए जलवायु गर्म और नम है। इसके फलस्वरूप पेड़ पौधे बहुत अधिक हैं और द्वीप के अधिकांश भागों में वन पेड़ों को काटकर रास्ता बनाए बिना इनमें से गुजरना कठिन है। तो दोस्तों ये श्रीलंका के बारे में कुछ दिया गया था, कुछ लाइनें दी गई थी। एक बार फिर से हम इसे पढ़ लेते हैं। यानी ये भारत के समीप है, स्थित है और तथा पाक जल डमरू मध्य से इसे भारत से अलग करता है। यहाँ के निवासी इसे कभी कभी इसके पुराने नाम से बुलाते हैं, जिसका अर्थ है स्वर्ण द्वीप।
सिंदबाद नाविक की कहानी में कहा गया है कि सिंदबाद यहाँ आया था और उसने इस सिरिन द्वीप का नाम दिया था, जिसका अर्थ है सौभाग्यशाली प्राप्ति। विषुवत रेखा से बहुत दूर ना होने के कारण श्रीलंका की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। यह पूरे वर्ष गर्म रहता है और उष्ण ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं में बहुत ही थोड़ा अंतर होता है। मानसून के दिनों में भारी वर्षा होती है, इसलिए जलवायु गर्म और नम है। इसके फलस्वरूप पेड़ पौधे बहुत अधिक और द्वीप के अधिकांश भागों में वन पेड़ों को काटकर रास्ता बनाए बिना इसमें गुजरना कठिन है। तो दोस्तों आइए अब इसके प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक वाले बटन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जब भी मैं लाइव आऊं। तो आइए 86 वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रतीत होता है कि अवतरण विज्ञान की पुस्तक से है, इतिहास की पुस्तक से है, भूगोल की पुस्तक से है, नागरिक शास्त्र की पुस्तक से है। प्रतीत होता है कि अवतरण किससे है? विज्ञान की पुस्तक से, इतिहास की पुस्तक से, या भूगोल की पुस्तक से, या नागरिक शास्त्र की पुस्तक से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो बी हो जाएगा, यानी इतिहास की पुस्तक से। प्रतीत होता का अवतरण है इतिहास की पुस्तक से। आगे बढ़ते हैं 87 की ओर। सिंदबाद नाविक की कहानी में सिंदबाद ने इस द्वीप को कहा है सिरिन द्वीप, सौभाग्य प्राप्ति, श्रीलंका, स्वर्ण द्वीप। सिंदबाद नाविक की कहानी में सिंदबाद ने इसे द्वीप को कहा है सिरिन द्वीप, सौभाग्यशाली प्राप्ति, या श्रीलंका, या स्वर्ण द्वीप। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सिरिन द्वीप। यानी 87 का जो सही उत्तर होगा वो सिरिन द्वीप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 88 की ओर। श्रीलंका की जलवायु सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन करने वाला एक शब्द है। नम, उष्णकटिबंधीय, गर्म, मानसून। श्रीलंका की जलवायु का सबसे अधिक उपयुक्त वर्णन करने वाला एक शब्द क्या है? नम है, उष्णकटिबंधीय है, गर्म है, या मानसून है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो उष्णकटिबंधीय, यानी 88 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्रीलंका में अनेक जंगल हैं। वर्षों और गर्मियों के कारण, ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के कारण, भारत में समीपता के कारण, विषुवत रेखा के कारण। तो एक बार इस प्रश्न को करने से पहले एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ है, इसीलिए जलवायु गर्म और नम, इसके फलस्वरूप पेड़ पौधे बहुत अधिक हैं। यानी कि यहाँ क्या है, जलवायु गर्म और नम है, दोनों हैं, गर्म और नम है। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा?
इसका जो सही उत्तर होगा वो ए हो जाएगा, वर्षा और गर्मी के कारण, यानी कि दोनों क्या है, गर्मी भी है और नम भी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, श्रीलंका में अनेक जंगल इसलिए है क्योंकि वर्षा और गर्मी दोनों वहाँ हैं। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर। पेड़ों को काटकर रास्ता बनाए बिना उनमें से गुजरना कठिन है, इस वाक्य से उनमें से तात्पर्य है। तो दोस्तों एक नोटिस आपको तक पहुंचानी थी कि जैसे ही इस लाइव सेशन कंप्लीट होगा हिंदी का, उसके बाद आप लोगों की मैथ की फार्मूले और शार्ट ट्रिक वाली एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप उससे भी ज्वाइन करिएगा। इसमें आपको महत्वपूर्ण शार्ट ट्रिक और फार्मूले बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों उसको ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा, उससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। इस लाइव सेशन के कंप्लीट होने के बाद 2 से 4 या 5 मिनट बाद वो लाइव स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे भी आप जुड़ जाइएगा। पेड़ों को काटकर रास्ता बनाए बिना उसमें गुजरना कठिन था, इस वाक्य में उनमें से तात्पर्य है वन, वन, सड़कें, वर्षा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि 1। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 3 अनुच्छेद कंप्लीट किए। क्योंकि मैथ का जो क्लास है थोड़ा लेंदी होगा, इस वजह से हम पहले इस लाइव क्लास को एंड करेंगे। तो आप जल्दी से उस लाइव क्लास से भी जुड़ जाइएगा। 4 से 5 मिनट में आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।